हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की दरों में विलेयता और गैसों की दरों में विलेयता आदि टॉपिक्स को इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। अपना विलेयता वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, विलेयता क्या चीज़ होती है दोस्तों? विलेयता का मतलब है घुलनशीलता। किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ कितनी अधिक, किसी एक पदार्थ के अंदर किसी दूसरी चीज़ की अधिकतम घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। जैसे पानी है, पानी के अंदर चीनी की अधिकतम घुली हुई मात्रा क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। अब इसको लाइन टू लाइन देखते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यानी कि कोई भी अवयव है, उसकी विलेयता क्या चीज़ है? एक निश्चित ताप पर विलायक, विलायक यानी पानी, इसके अंदर विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुली हुई होगी ना, वही क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। अब किसी भी पदार्थ की जो विलेयता है वो विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है और दाब पर निर्भर करती है। विलेयता किस पर निर्भर करती है? विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर आदि कारकों पर विलेयता निर्भर करती है। आइए हम इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन ठोस अथवा गैस की दरों में विलेयता पर करेंगे। तो दोस्तों, अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, इसके अंदर ठोसों की दरों में विलेयता, गैस की दरों में विलेयता, इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया गया है, इन दोनों पॉइंट्स को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, ठोसों की दरों में विलेयता। ठोसों की दरों में विलेयता का सिंपल सा एग्जांपल है पानी के अंदर चीनी का घुलना, पानी के अंदर नमक का घुलना। ये सारे कैसे एग्जाम्पल है? ठोसों की दरों में विलेयता के। ठीक है दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, प्रत्येक ठोस दिए गए दरों में नहीं घुलता। यानी कोई भी ठोस है वो हर किसी दरों में नहीं घुलता है। एक ठोस एक निश्चित दरों में घुलता है। क्यों घुलता है, उसका कारण हम लोग आगे देखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड और शर्करा जल में आसानी से घुलते हैं, घुल जाते हैं आसानी से। लेकिन जब इनको बेंजीन के अंदर घोलें, सोडियम क्लोराइड और शर्करा को किस में घोलें? बेंजीन के अंदर घोलें, तो ये नहीं घुलेंगे। नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जल के अंदर नहीं घुलते हैं। नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जल के अंदर नहीं घुलते हैं, लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासिन बेंजीन के अंदर घुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जल के अंदर शर्करा और NaCl घुल रही है, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन नहीं घुल रहा है, और नेफ्थलीन एंथ्रासिन बेंजीन के अंदर घुल रहा है, और बेंजीन में सोडियम क्लोराइड और शर्करा नहीं घुल रही। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि समान प्रकृति के विलेय समान प्रकृति के विलायक में घुलते हैं। समान प्रकृति का विलेय समान प्रकृति के विलायक में घुलता है। यानी कि समान समान को घोलता है। जैसी विलायक की प्रकृति होगी वो वैसे ही विलेय को घोलेगा। तो नेफ्थलीन और एंथ्रासिन ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेफ्थलीन और एंथ्रासिन कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं या अध्रुवीय यौगिक होते हैं। तो इनकी घुलनशीलता वो बेंजीन में ज़्यादा होगी, क्योंकि बेंजीन भी एक प्रकार का अध्रुवीय यौगिक है। तो अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। लिखी हुई है ना लाइन यहाँ पे, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जबकि ध्रुवीय विलेय, सोडियम क्लोराइड ध्रुवीय होता है, NaCl। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, NaCl, सॉरी दोस्तों, NaCl और सोडियम, NaCl और शर्करा ये दोनों ध्रुवीय विलेय हैं। तो ये ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायक मतलब जल में आसानी से घुलते हैं,
तो इसका सीधा सा कारण ये हुआ, सम्मान सम्मान को घोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेंगे, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे चलते हैं। आगे लाइन है अपनी, विलनीकरण की परिभाषा आगे दे रखी है। विलनीकरण क्या चीज़ है? विलनीकरण या घुलना। जब एक ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोला जाता है, जब एक ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो यह इसमें घुलने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विलनीकरण या घुलना। इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ती है। जब भी कोई पदार्थ, जैसे पानी है, ये एग्जाम्पल हम लोग लेंगे क्योंकि ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम लोगों ने चीनी डाल दी, चीनी डाल दी। शुरुआत में इस विलयन के अंदर चीनी की सांद्रता कम होगी। जैसे जैसे चीनी घुलेगी, जैसे जैसे चीनी इसमें घुलेगी तो इसके अंदर विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो विलयन में विलेय की सांद्रता विलनीकरण की प्रक्रिया के साथ बढ़ती है। इसी समय, इसी टाइम पे क्या होता है? विलयन में कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संगठ का मतलब है टक्कर करके विलयन से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण में क्या होगा? जो विलेय पदार्थ है ना, विलेय पदार्थ जो घुला हुआ है, यह फिर से क्रिस्टल बना लेगा, फिर से यह ठोस रूप में आ जाएगा। कैसे आएगा ठोस रूप में? देखो, विलयन में विलेय के कण ठोस विलेय के कणों से, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर, पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, मिला दी चीनी, कुछ पदार्थ घुल गए, कुछ चीनी के क्रिस्टल घुल गए और कुछ चीनी के क्रिस्टल अभी भी मौजूद हैं। तो जो घुले हुए चीनी के क्रिस्टल हैं वो, यानी जो घुली हुई चीनी है वो क्रिस्टलीय चीनी के साथ टकरा कर, उससे संगठ करके खुद भी क्रिस्टल में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार एक विलयन के अंदर दो प्रक्रियाएं साथ चलती हैं, विलनीकरण और क्रिस्टलीकरण। ठीक है दोस्तों। विलेय पदार्थ घुलता भी है और विलेय पदार्थ का क्रिस्टलीकरण भी होता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथक्कारी विलेय कणों की संख्या के बराबर होगी और गतिक साम्य की प्रावस्था में पहुंच जाएगी। यानी कि विलयन के अंदर विलनीकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। ठीक है। जब विलनीकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया समान हो जाए, जितने क्रिस्टल घुले उतने ही क्रिस्टल बन जाएं, है ना। जितने क्रिस्टल घुले, जितने चीनी के कण मैंने डाले हैं वो घुल जाएं और उतने के उतने कण वापस से क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो इस प्रक्रिया में मेरा जो विलयन है वो गतिक साम्य में आ गया है। गतिक साम्य का मतलब आगे जाने वाली क्रिया और पीछे होने वाली क्रिया दोनों बराबर हो जाए, दोनों समान गति से होने लग जाए। जितने क्रिस्टल बने उतने ही क्रिस्टल घुल जाए। तो ये गति की साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी, गति समान हो जाएगी। इस स्थिति में दिए गए ताप व दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर हो जाएगी। जब जितने क्रिस्टल डाले जाएं वो घुल जाएं और उतने क्रिस्टल बन जाएं। इस स्थिति में हम लोग इस विलयन के अंदर विलेय की सांद्रता चेक करेंगे तो वो अपने को स्थिर मिलेगी, क्योंकि इस अवस्था में विलयन संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका होगा। संतृप्त अवस्था वह होती है जिसमें विलेय को और ज़्यादा घोलने पर वो नहीं घुलेगा, वो ठोस रूप में ही रहेगा। इस स्थिति को क्या कहते हैं? संतृप्त अवस्था। तो दोस्तों, संतृप्त अवस्था कब प्राप्त होती है? जब विलयन गतिक साम्य में आ जाता है या फिर विलनीकरण और क्रिस्टलीकरण बराबर हो जाए। जब ये दोनों प्रक्रियाएं बराबर हो जाती हैं या गतिक साम्य प्राप्त हो जाता है, तब तब कौन सा विलयन प्राप्त होता है? संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, जब गैस को द्रव्य विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा ही होता है। यानी कि यह प्रक्रिया केवल ठोस के लिए लागू नहीं होती, यह प्रक्रिया गैस के लिए भी लागू होती है। जब गैस को
दरों में घोला जाता है तब भी संतृप्त अवस्था असंतृप्त अवस्था अपने को मिलती है, यानी गतिक साम्य मिलता है अपने को। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जाए, यानी वह अवस्था या वह विलयन जिसमें एक ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर विलय को और नहीं घोला जा सके, वह अवस्था क्या कहलाती है? संतृप्त अवस्था कहलाती है। उस विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलय को और नहीं घोल सकते, बस संतृप्त का मतलब पेट भर जाए, उसका विलयन का पेट भर जाए, बस इसको और नहीं चाहिए, और विलय नहीं चाहिए। और वह विलयन जिसमें उसी ताप और उसी दाब पर और अधिक विलय घोला जाए, मतलब कि ये विलयन अभी भूखा है, इसमें और अधिक विलय को घोला जा सके, अभी विलय पूरी तरह से घुला नहीं है, इसको और विलय की जरूरत है। तो संतृप्त विलयन तो वो होता है जिसमें विलय को और अधिक नहीं घोला जा सके, और असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें और विलय को घोला जा सके। ठीक है दोस्तों, ये दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट लाइन। हाँ, तो दोस्तों वह विलयन जो बिना घुले विलय के साथ गतिक साम्य में हो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें गतिक साम्य प्राप्त हो गया है। गतिक साम्य का मतलब विलयीकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रियाएं दोनों बराबर हो गई हैं, तो वह क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। गतिक साम्य अवस्था प्राप्त हो गई। संतृप्त विलयन में ही गतिक साम्य अवस्था प्राप्त होती है, एवं इसमें विलय की दी गई मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयनों में विलय की सांद्रता उसकी विलयता कहलाती है। तो विलयता भी क्या चीज़ है? किसी विलायक में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा भी क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। विलयता क्या चीज़ होगी? कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है, इसके अंदर विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घुली हुई है, यानी कि वह विलयन संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वह विलयन संतृप्त विलयन बन चुका है, इस प्रकार का विलयन होगा। और उसके अंदर जो विलय की जो सांद्रता होगी वही क्या कहलाएगी? विलयता कहलाएगी। यानी ऐसे विलयनों में विलय की सांद्रता विलयता कहलाती है। यानी ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ अधिकतम मात्रा में घुल चुका है, अपनी अधिकतम मात्रा में घुल चुका है, इस अवस्था को ही विलय की क्या कहेंगे? विलयता कहेंगे, सोल्यूबिलिटी कहेंगे। हाँ, पहले हम देख चुके थे कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की विलयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त दो कारक और भी हैं, ताप और दाब, ये भी विलयता को प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव, विलयता पर ताप का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है। ठोसों की दरों में विलयता पर ताप परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ताप से विलयता घटती भी है, बढ़ती भी है, वो डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कैसी हो रही है, उष्मा शोषी हो रही है या उष्मा क्षेपी हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि ताप का क्या रोल रहेगा। हाँ, समीकरण 1.10 द्वारा साम्य का अध्ययन करें। समीकरण 1.10 में वो पीछे दे रखी है ना, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, क्योंकि विलयन विलेय और विलायक इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गतिक साम्य होने के कारण इसे ली-सातेलीय नियम का पालन करना चाहिए। जहाँ पे भी साम्य अवस्था प्राप्त होती है वहीं पे ली-सातेलीय का नियम लगता है। ये तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में था ना, ली-सातेलीय का नियम, साम्य अवस्था पे ली-सातेलीय का नियम लगता है। आगे, सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़नी चाहिए, और यदि यह ऊष्माक्षेपी हो तो विलयता कम होनी चाहिए। ऐसा प्रयोगात्मक रूप से भी देखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्माशोषी प्रक्रम हो रहा है, कैसा प्रक्रम हो रहा है? ऊष्माशोषी प्रक्रम हो रहा है, वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, तो ऐसे विलयनों के लिए ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। क्या होता है? विलयता बढ़ती है। ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए
ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। किसके लिए है ये? ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए। ऊष्माक्षेपी में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ दोस्तों, अब अगला पॉइंट है दाब का प्रभाव। ठोसों की विलेयता में दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। जब भी ठोस को द्रव के अंदर घोलेंगे तो उस पर दाब का प्रभाव नहीं लगता। दाब का प्रभाव कहाँ पे लगता है? जब चीज़ें दबती हों, क्योंकि ठोस तो पहले से ही दबा हुआ है। दबा हुआ बोल दो या फिर ये असंपीड्य होता है, इसको और नहीं दबा सकते। तो संपीड्य पदार्थ होते हैं जैसे गैसें। अगर गैसों को मैं द्रव के अंदर घोलूंगा तब वहाँ पे दाब का प्रभाव लगेगा, लेकिन ठोसों को द्रव में घोलेंगे तो इस पर कोई दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ठोसों की द्रव में विलेयता को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम गैसों की द्रव में विलेयता को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।